नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना कुछ पुरानी है, लेकिन अभी 21 मार्च को 21 मार्च 2023 को, यानी घटना के करीब करीब 6 साल बाद इस घटना के संबंध में अदालती फैसला आया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस घटना के बारे में डिटेल में आप भी जान लें, घटना के कारण और घटना में शामिल लोग, उनके आपसी रिश्ते, इनको भी अच्छी तरह समझ लें। वाकया राजस्थान के अलवर जिले का है। 3 अक्टूबर 2017 को अलवर के शिवाजी पार्क इलाके से अचानक कई फोन थाने पर पहुंचे। शिवाजी पार्क के एसएचओ विनोद सामरिया थाने पर मौजूद थे। सवेरे का टाइम था, कोई 6 बज रहे होंगे, और इतने फोन आए कि विनोद सामरिया फौरन अपने जो सिपाही थे उनके साथ गाड़ी से मौके पर पहुंच गए। मौके पर तमाम भीड़ लगी थी और एक महिला संतोष शर्मा उर्फ संध्या बाहर रोना पीटना, जैसे कहते हैं, गजब का रोना पीटना उसने मचा रखा था। लोगों ने बताया कि साहब, ये बनवारी लाल शर्मा की पत्नी है। इंस्पेक्टर ने देखा कि कमरे से खून रिस कर बाहर दरवाजे से भी बाहर की तरफ निकल रहा है, बह रहा है। इंस्पेक्टर ने कमरा खोला। देखते ही जिसको कहते हैं होश फाख्ता हो गए इंस्पेक्टर के, साथ के सिपाहियों के भी। कमरा खुला तो बाकी मोहल्ले वाले भी ताक झांक करने लगे, लेकिन जिसने एक नजर भी देखी वो फौरन वहां से भाग के चला गया। संतोष शर्मा के पति बनवारी लाल शर्मा और उनका बड़ा बेटा मोहित, इन दोनों की लाश पड़ी हुई थी बेड पर। बुरी तरह से कटी फटी लाश, पेट भी फटा हुआ, चेहरा भी फटा हुआ, और तब तक उसकी इंस्पेक्टर की निगाह बेड के नीचे अलग अलग जगहों पे पड़ी हुई 3 और लाशों पर पड़ी। लोगों ने फौरन बताया कि बनवारी लाल का बड़ा बेटा मोहित है, जिसकी उम्र 18 साल है। दूसरा बेटा हैप्पी है, जिसकी उम्र 15 साल है। तीसरा बेटा अज्जू है, जिसकी उम्र 12 साल है, और भतीजा निक्की है, जिसकी उम्र 10 साल है। निक्की के शरीर में कुछ हरकत दिखाई पड़ी। फौरन इंस्पेक्टर ने उसे देखा कि वो उसकी सांस चल रही है, उसकी नाड़ी भी चल रही थी। उसको फौरन गाड़ी में, उस पुलिस की ही गाड़ी में रख के अस्पताल तक ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में इलाज के दरमियान करीब करीब आधे घंटे बाद ही 10 वर्षीय उस निक्की की भी जान चली गई। यानी घर में कुल 5 लाशें। महिला कांस्टेबल्स भी थाने से बुलाई गई, सब इंस्पेक्टर भी बुलाई गई, और संतोष शर्मा से पूछा जाने लगा कि क्या वजह हो सकती है। संतोष शर्मा ने छूटते ही बताया कि मेरे ससुराल के लोग जमीन के विवाद में पहले से ही हमें तंग कर रहे थे, और उन्होंने ही मेरे पति, 3 बच्चों और मेरे भतीजे की
हत्या कर दी। पुलिस की सभी टीमें दौड़ाई गईं। संतोष के ससुराल में जितने भी मेल मेंबर थे उन सबको थाने पर लाया गया। एक एक से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन थोड़ी देर में पुलिस को लगा कि इनसे इस घटना का कोई मतलब नहीं है। वो जहां जहां गए थे, जहां सो रहे थे, जहां से आए थे, कितने बजे पहुंचे थे, कितने बजे खाना खाया, ये सब चीजें कंफर्म हो गई। पुलिस भी थोड़ा पशो पेश में थी। बहरहाल सारे बनवारीलाल शर्मा का मोबाइल नंबर, संतोष शर्मा का मोबाइल नंबर और बड़े बेटे मोहित का मोबाइल नंबर निकाला गया। उसकी जांच पड़ताल उनकी क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस सेल में शुरू की। IMEI नंबर उसके निकाले जाने लगे तो ये पता लगा कि कुल 6 मोबाइल सेट्स पर अलग अलग 7 सिम संतोष शर्मा ने चलाए हैं पिछले 3-4 सालों में। यह गंभीर बात थी। बहरहाल पहले पुलिस ने पंचायतनामा किया, बच्चों का भी और बनवारीलाल शर्मा का भी, और उसके बाद शवों को सील करके पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो मोर्चरी है, पोस्टमार्टम हाउस है, वहां भेज दिया गया। बड़ी बड़ी चाकुओं के, फलदार चाकुओं के गहरे निशान सभी के शरीर में, सभी के गर्दन पर मौजूद थे। एक एक बच्चे के शरीर पर 10-10 चाकुओं के निशान थे। इतनी बेरहमी से काटा गया था। 10 साल का वो निक्की जो तड़प रहा था, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हुई, उसने तो शायद बचाव करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि एक हाथ में पूरा का पूरा चाकू पार कर गया था और ऐसा लगता था कि दूसरे हाथ से उसने पकड़ने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां और हथेली चाकू के फल से एकदम कट गई थी। चाकू या तलवार या शार्प एज्ड वेपन का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। सारी एंटीमार्टम इंजरीज भी आई। पूरा मोहल्ला हतप्रभ था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लोग इस बात पर यकीन कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बनवारीलाल शर्मा के घर वाले या घर वालों से अलग होके शिवाजी पार्क में बनवारीलाल शर्मा रहता था और घर वालों से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, जबकि घर में इसके काफी जमीन जायदाद भी थी। वो यहां रह के MIA इलाके की एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। लाशें सब शाम तक वापस आ गईं। पूरा कुनबा और खानदान इकट्ठा हुआ। उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस संतोष शर्मा को थाने पर ले आई और संतोष शर्मा से पूछताछ शुरू हुई कि आखिर ये 6-7 मोबाइल सेट कहां से आए और कहां हैं, 5-5, 6-6 सिम कहां से आए और कहां हैं। पुलिस ने हर सिम कार्ड, हर मोबाइल नंबर, सिम वाले जो नंबर थे, हर एक का अलग अलग CDR निकाला तो उसमें से एक सिम का प्रयोग सिर्फ एक आदमी से बात करने के लिए किया गया था। दिन रात उसकी बात, दिन रात इंटरनेट की एक्टिविटी। पुलिस ने पूछने की, जांचने की कोशिश की। संतोष शर्मा और संध्या ने कुछ नहीं बताया, कतई नहीं बताया।
पुलिस ने फौरन लोकेशन के आधार पर उस सिम कार्ड होल्डर को 3 अक्टूबर को ही रात में उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। यानी जब 2/3 की रात में यह घटना हुई थी, 3 की सुबह पुलिस गई थी, 3 की सुबह 5 लोगों की लाशों का पोस्टमार्टम हुआ था, 3 तारीख की शाम तक उनके अंतिम संस्कार हो गए और रात में 11:30-12 बजे जिससे बहुत ज्यादा बात हो रही थी वो आदमी गिरफ्तार हुआ। पूछने पर बताया कि उसका नाम हनुमान है। फिर ये भी बताया कि उसकी पहचान इस महिला यानी संतोष शर्मा से 2014 में हुई थी। फिर उस मौके पर बाकी जो टेलीफोन नंबर थे उन सब की भी तलाश की गई और 4 तारीख की सुबह होते होते 3 के तीनों लोग जो उस दिन मौके पर थे गिरफ्तार हुए, जिनका नाम हनुमान तो था ही, दीपक और कपिल था। फिर ये किस्सा पूरा समझने की पुलिस ने कोशिश की, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। पता ही लगा कि 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क के रहने वाले बनवारी लाल शर्मा की शादी कठूमर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो की ट्रेनर कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या से हुई थी 99 में, और 14-15 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 3 बेटे हुए संतोष शर्मा को। बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं था उनके लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन सामान्य था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन संतोष का रहन सहन, कपड़े वहां पर और जो पहनती थी, जो रखे हुए थे, उनसे लग रहा था कि ये लग्जरी लाइफ की शौकीन है। हनुमान ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि ये ताइक्वांडो की ट्रेनिंग का काम अलवर में करती थी। बच्चों को, आप जान रहे हैं, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो का ऐसा शौक पिछले 10 सालों में चला है कि छोटे छोटे बच्चों की ट्रेनिंग अलग अलग, कभी पार्क में, कभी कोई अपने घर के हॉल में, इसके बाकायदे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। ये कह के कि बच्चों को आत्मरक्षा के लिए, और खासकर लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे और ताइक्वांडो सीखना बहुत आवश्यक है। इन 2 खेलों के बारे में देश में जब हम लोग पढ़ते थे, यानी 90 के दशक में, 80 के दशक में, इतनी चर्चा नहीं होती थी और हम लोगों ने कभी भी एनुअल स्पोर्ट्स में, प्रयागराज में इन खेलों की कोई प्रतियोगिता नहीं देखी थी। लेकिन अपनी सर्विस के दरमियान मैं जिन जिन जिलों में रहा हूं, हर एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन में बड़े स्कूल के और छोटे स्कूल के ताइक्वांडो और जूडो, कराटे के मैचेस होने लगे। कमोबेश यही हालत सब जगह थी। संतोष बहुत महत्वाकांक्षी थे। पैसों के लिए वो भागवत कथा भी करती थी। रामलीला के समय में रामलीला के अलग अलग पात्रों का रूप या पात्रों का वो रिहर्सल करके अलग अलग जिलों में उस रामलीला के साथ जाया करती थी। फिर उसने एक ताइक्वांडो ट्रेनिंग का कहीं छोटी मोटी ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर में और घर के पास के पार्क में बड़ी संख्या में बच्चे
ताइक्वांडो की उसके क्लासेस को अटेंड करने लगे। फिर वो टूर्नामेंट कराने के लिए राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी अलग अलग जगहों पर बच्चे और बच्चियों को लेकर जाया करती थी। इसी बीच में वो बच्चों के कंपटीशन के लिए उदयपुर गई है टूर्नामेंट में, कई बच्चों के साथ टीम लेके वहां गई। वहां पर उदयपुर में हनुमान नाम का एक लड़का जो बीपीएड की ट्रेनिंग कर रहा था, वो सीकर के एक दोस्त के घर पे या एक दोस्त के साथ रूम शेयर करके उदयपुर में रहता था। ताइक्वांडो के उस टूर्नामेंट में दोनों की मुलाकात हुई, हनुमान और संतोष की। हनुमान उम्र में संतोष से 10 साल छोटा था, या यूं कहें कि संतोष के बड़े बेटे मोहित से थोड़ा बहुत ही बड़ा था। वो 18 साल का था, ये 20 साल का रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे दोनों में आपसी दोस्ती हो गई, दोस्ती भी बहुत प्रगाढ़ हो गई। प्रगाढ़ के साथ साथ नजदीकी संबंध भी हो गए। अक्सर जब ये टीम लेकर बाहर जाती थी तो हनुमान को इस बात का पता दे देती थी या बता देती थी कि हम फला जगह जा रहे हैं। वहां दोनों की मुलाकात होती थी। और अलवर में मालाखेड़ा बुजुकी में हनुमान का दोस्त कपिल रहता था, और अक्सर कपिल के घर पर ही संतोष और हनुमान की मुलाकात हुआ करती थी। इन दोनों का मिलना जुलना इतना ज्यादा, इतनी फ्रीक्वेंसी में होने लगा कि बात धीरे धीरे बनवारी के कानों में भी पहुंचने लगी। दोस्तों ने मोहित को भी ये बात बता दी कि टूर्नामेंट 2 दिन का था, तुम्हारी मां 4 दिन बाद लौटी है। और फिर किससे कहानी, काना फूसी सब। एक दिन मोहित और बनवारी ने संतोष से यह कहा कि तुम अब टूर्नामेंट में टीम लेकर बाहर नहीं जाओगी। अलवर में होने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगी, लेकिन बच्चों की टीम लेकर बाहर अब नहीं जाना है। वो इसका विरोध करती रही कि अगर हम बच्चों को टूर्नामेंट में अलग अलग जगहों पर नहीं ले जाएंगे तो वो क्यों हमारे कोचिंग या हमारे ताइक्वांडो सेंटर में आएंगे। लेकिन मोहित और बनवारी इसका विरोध करते रहे। ये बात संतोष ने हनुमान को बताई कि ऐसा लगता है कि मेरे पति और बड़े बेटे को कुछ शक हो गया है, और ये बातें इन लोगों ने बताई हैं। दोनों ने बैठकर ये तय किया कि ये लोग बहुत ज्यादा टोका टोकी कर रहे हैं, बाहर जाने पर रोक रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि हम लोगों का मिलना बंद हो जाएगा। ये बात दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दोनों ने उसी समय प्लान बनाया कि इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना है। अगस्त 2017 में हनुमान ने फर्जी आईडी से 2 सिम खरीदे। एक सिम संतोष के पास, एक हनुमान के पास। वो इस कारण से कि बड़ा बेटा मोहित अक्सर अपनी मां के फोन को चेक करने लगा। जब भी वो नहाने के लिए गई या किसी से बात करने के लिए गई या चार्जर में लगाया, वो चोरी छिपे उसके मोबाइल को देखने लगा, क्योंकि बाप बेटे को जो शंका थी या सही शंका थी वो उसको वेरीफाई करना चाहते थे। संतोष ने ये बात हनुमान को बताई। उसने फौरन फर्जी आईडी पे 2 सिम खरीदे, एक उसके पास, एक उसके पास। अब इसी सिम पर
दोनों की बातचीत होने लगी। फिर यह हुआ कि कैसे किया जाएगा। 30 सितंबर 2017 को चाकू ऑनलाइन ऑर्डर किया हनुमान ने कि इन 2 चाकुओं की आवश्यकता है। 1260 रुपए में जानवरों को काटने वाला छुरा मंगवाया। यह छुरा करीब 31 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। यह छुरा एक तरफ धारदार था, दूसरी तरफ कांटेनुमा उसके स्ट्रक्चर थे। इसके अलावा उसने अलवर के केड़रगंज से चाकू भी खरीदा और पता न लगे इसके लिए ग्लव्स का पूरा पैकेट, जिसमें 1 दर्जन ग्लव्स होते हैं, वो भी खरीद लिया। उन लोगों ने तय किया कि कैसे हम हत्या करेंगे, कैसे भागेंगे, कौन कहां कहां जाकर रुकेगा, अगर हम में से किसी को पुलिस शक के आधार पर पकड़ लेती है तो हमें इसका क्या क्या जवाब या क्या क्या बहाने बनाने हैं। ये सब बैठ के तय कर लिया और ये रूट भी तय कर लिया कि कौन कहां कहां किस किस रास्ते से जाएगा। ये भी तय हुआ कि हनुमान अपने दोनों दोस्तों कपिल और दीपक, इन दोनों को ले आएगा। हनुमान ने कहा कि तुम्हें कुछ करना होगा क्योंकि शोर शराबा जरूर होगा। अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगती है, सन्नाटा ज्यादा हो जाता है, लिहाजा कुछ ऐसा करो कि ये सब सो जाएं। तय हुआ कि नींद की गोलियां मंगाई जाएं। हनुमान ने अपने साथ सीकर में बीपीएड करने वाले एक दोस्त से ये गोलियां मंगवा ली और संतोष ने इन सभी गोलियों को 10-10 गोलियों की एक स्ट्रिप आती है, 4 स्ट्रिप की गोलियां निकालकर और सिलबट्टे पर चटनी के साथ पीसा और फिर उसे रायते में मिला दिया। खाना सबको खिलाया और ये इंश्योर किया कि सभी लोग रायता खाएं। जिस समय वो गोलियां पीस रही थी, संतोष की छोटी बहन कविता ने देख लिया था। उसने पूछा भी कि ये सफेद सफेद क्या पीसा जा रहा है। उसे फटकार कर संतोष ने चुप करा दिया, लेकिन वो बड़ी बहन थी इसलिए वो ज्यादा समझ नहीं पाई, छोटी बहन, और जब एक बार चुप करा दिया तो वो चुप हो गई। रात करीब 1 बजे के आसपास संतोष ने इशारा करके हनुमान को, कपिल को और दीपक को भीतर बुला लिया। हनुमान ने पूछा, बनवारी कहां पर है? वहीं पर खड़े होकर संतोष ने ये इशारा किया कि हनुमान इस बिस्तर पर है। रात में 1 बजे बनवारी लाल शर्मा के पास पहुंचकर हनुमान ने उसके गले को काट दिया और बाकी दोनों लोगों ने शरीर पर इतनी चाकुओं से इतनी बार हमला किया कि बनवारी की वहीं पर डेथ हो गई। इसी बीच जब वो पहले चाकू का गर्दन पे हमला हुआ होगा, उसका हाथ अपने साथ सो रहे बड़े बेटे मोहित के ऊपर पड़ गया। मोहित को हल्का बुखार था, खांसी भी आ रही थी, इसलिए उसने रायता नहीं खाया। माँ ने उसको भी दिया, लेकिन
उसने रायता नहीं खाया और जैसे ही पिता का हाथ उसके चेहरे पर पड़ा वो उठकर बैठ गया, लेकिन उसके बैठते ही हनुमान ने उसका गला काट दिया। ध्यान रखने की बात है, संतोष वहीं पर खड़ी हुई थी, अपने सामने ही अपने पति और बड़े बेटे के गर्दन काटे जाने की घटना को देख रही थी। बरामदे में संतोष के 2 बच्चे और एक भतीजा सो रहा था। हत्या के बाद जैसे ही बरामदे में हनुमान, कपिल और दीपक पहुंचे, कपिल का पैर बरामदे में सोते हुए बच्चे के शरीर पर पड़ गया और वो भी चौंक कर उठ गया। 40 गोलियां पीस कर डालने के बाद भी लोगों ने पूरा रायता नहीं खाया था। किसी ने 2 चम्मच खाया था, किसी ने 1 चम्मच खाया था। हालांकि 9:44 पर संतोष ने हनुमान को फोन करके बता दिया था कि सब एज पर प्लान है, गोलियां पीस दी हैं, रायते में मिला दिया है और अब ये लोग खा रहे हैं। इसीलिए उसने कहा था कि ये 12-1 बजे के आसपास ठीक से सो जाएंगे, तब तुम आना। जब तीनों बच्चे पैर पड़ने की वजह से जग गए तो एक एक करके हनुमान, कपिल और दीपक सबके हाथ में चाकू थे। ऑनलाइन मंगाया हुआ वो बड़ा वाला चाकू हनुमान के पास था और बाकी पशुओं को काटने वाला चाकू एक एक दोनों के पास था। ताबड़तोड़ वार करके तीनों बच्चों की गर्दन काट दी। फिर उनके शरीर पर ढेर सारे बहुत जिसको कहते हैं क्रूरता से चाकुओं से उसके शरीरों को गोद दिया। 1:15 बजे तक या 1:30 बजे तक ये पूरा काम खत्म करने के बाद संतोष ऊपर अपने कमरे में जाकर सो गई। करीब 2:30 बजे उसकी फिर नींद खुली होगी। फिर वो नीचे आई ये चेक करने के लिए कि सभी मरे हैं कि नहीं मरे हैं। निक्की दर्द से कराह रहा था। वो निक्की के पास बैठ गई। सब पर उसकी निगाह थी। वो उसी कमरे में जिसके फर्श पर सिर्फ खून ही खून था, वहीं एक छोटे मोढ़े स्टूल जैसा जो है उसी पर वो बैठी रही। उसे लगा कि अब उजाला हो गया है। बाहर निकलकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया ठीक 6 बजे और मर्डर का सारा आरोप अपने ससुराल वालों पर थोपती रही। मर्डर के बाद तीनों हनुमान, दीपक और कपिल संतोष की स्कूटी लेकर निकल गए। इनको भागने में संतोष ने मदद की। 3,000 रुपये इन्हें दे दिया कि अगर कहीं बस से या ट्रेन से भागना हो तो पैसे का इस्तेमाल करके भाग जाना। तीनों ने संतोष की स्कूटी रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर छोड़ दी और ऑटो में बैठकर अलवर से राजगढ़ गए। वहां बांदीकुई होते हुए जयपुर चले आए। जयपुर से हनुमान उदयपुर पहुंच गया जहां का वो रहने वाला था और उसके 2 साथी गुजकू यानी कपिल और दीपक गुजकू आ गए। हनुमान के कमरे में पुलिस ने दबिश दी। जब वो पकड़ गया 3 अक्टूबर की रात में उदयपुर में, जब वो भाग के उदयपुर पहुंचा और लोकेशन पुलिस को मिलती रही सर्विलांस में और गिरफ्तार हुआ तो उसके घर पर दबिश दी गई। तीनों लोगों के खून से सने हुए कपड़े बैग में मिल गए। चाकू राजगढ़ के पास मिले, 3 के तीनों। 7 मोबाइल बरामद हुए। इसमें वो नंबर भी मिला जिनसे सिंगल यानी हनुमान की और उससे संतोष की बातचीत हुआ करती है। इन लोगों ने
स्कूटी जहां खड़ी की थी, पुलिस ने स्कूटी भी बरामद कर ली। 5 हत्याओं के बाद मंडी मोड़ पहुंचकर हाथ व चाकू को पानी की टंकी पर इन लोगों ने धोया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। मतलब आप देखिए कि एक महिला की महत्वाकांक्षा, और ऐसी महत्वाकांक्षा जो सिर पर चढ़कर बोल रही थी। उसे लग्जरी की लाइफ पसंद थी। ट्रायल हुआ। ट्रायल में 77 गवाहों के बयान हुए। 211 डेट्स यानी तारीखें लगी। 369 डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण हुआ जो केस डायरी के साथ लगाए गए थे। कुल 70 आर्टिकल बरामद हुए। आर्टिकल का मतलब जैसे चाकू बरामद हुआ, स्कूटी बरामद हुई, कपड़े उनके बरामद हुए, और जो खून आलूदा मिट्टी ली गई होगी वो भी आर्टिकल में आता है। मृतकों के सब कपड़े ब्लड को मैच करने के लिए सील किए जाते हैं, वो भी। इस तरह से कुल 70 आर्टिकल बरामद किए गए थे घटनास्थल और अभियुक्तों के पास से। 20 मार्च 2023 को अदालत ने, सेशंस कोर्ट उदयपुर ने, अलवर ने, इन सभी 4 अभियुक्तों को संतोष, हनुमान, कपिल और दीपक को दोषी करार दिया कि साहब ये सभी दोषी हैं इस घटना में। और 22 मार्च को, यानी 2 दिन पहले, 22 मार्च 2023 को खचाखच भरे हुए कोर्ट में 12 बजे दिन में हनुमान और संतोष को लाया गया। बाकी 2 की जमानत पहले हो चुकी थी। हनुमान और संतोष दोनों कोर्ट में लाए गए। 40-50 वकील भी वहां मौजूद थे। तभी कोर्ट में जो अर्दली आवाज देता है कि साहब संतोष और हनुमान सामने आए। दोनों को एक कागज पर, एक पन्ने पर दोनों से सिग्नेचर कराए गए। उनके हाथ कांप रहे थे। और 12:18 पर 22 मार्च 2023 को संतोष और हनुमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ध्यान रखिएगा, आजीवन कारावास की। उस दिन जो आईओ थे, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये विवेचना की थी, विनोद सामरिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा साहब जब मैं मौके पर पहुंचा था तो इन बच्चों की लाश देख के घबरा गया था। बहुत ढेर सारी घटनाएं अपने कैरियर में हमने देखी थी, लेकिन खून से सना हुआ 3-3, 4-4 लाशें। और जब भी मैं उसके बाद से 3-4 दिन तक जब भी मैं खाना खाने बैठता था, मुझे अजीब सी घिन सी आ जाती थी। वही चेहरा, वही खून, पूरा फर्श खून से लदा हुआ, क्लॉटिंग खून की हो चुकी। और 3 दिन तक मैं उस मंजर को याद करने के बाद खाना भी नहीं खा सका। बहरहाल उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। आज की घटना, आज एक महिला ने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी के प्रेम में वो इस तरह पागल हो गई कि शारीरिक संबंध, शारीरिक लगाव और वासना के वशीभूत होकर वो ममत्व को भूल गई, बेटों से दूध के रिश्ते को भूल गई, बच्चों की मासूमियत को भूल गई।
इन सभी बच्चों को गर्भ में जब उसने पाला होगा और प्रसव के समय जो तकलीफें हैं वो माएँ ही जानती हैं, उस तकलीफ को भी भूल गई और उसके लिए शारीरिक आकर्षण ये सर्वोपरि हो गया। सारे रिश्तों से, सारी मानवता से, सारे ममत्व से, सारी संवेदनाओं से ऊपर हो गया ये शारीरिक आकर्षण। और हनुमान ने इसी शारीरिक भूख में वो इतना अंधा हो गया कि उसे अच्छे बुरे का फर्क भूल गया। वो भूल गया कि जो कुछ वो कर रहा है वो गंभीर अपराध है। उसकी समझ खत्म हो गई। छोटे बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा तो उसकी सारी संवेदनाएं खत्म हो गई थी। न हाथ कांपे, न उफ की, लग रहा था शैतान की आत्मा उसके अंदर समा गई है। वो राक्षस हो गया है, वो दानव हो गया है। देखिए ये अपराध, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में आता है। लेकिन ट्रायल के समय में ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन की ओर से कोई कमी जरूर रह गई होगी, इसीलिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस जजमेंट का मैं पूरा सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकारी पक्ष जब भी हाई कोर्ट इस सजा को बढ़ाने के लिए अपील में जाएगा तो उन नन्हे मुन्ने बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा और संतोष और हनुमान को कम से कम मृत्यु दंड की सजा जरूर मिलेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।